चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गरीब सास बहू की 3 बहुओं का लंच बॉक्स, खेती और ज्वेलरी व्यापार। क्या बना रही हो? आज कुछ स्पेशल बना रही हो क्या? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज आपके देवर ने कढ़ी पकौड़े की फरमाइश करी थी, तो फिर क्या था, आज मैंने डिनर में वही बनाया सबके लिए। साथ में मिक्स वेज रायता और मिक्स अचार भी है। अरे वाह देवरानी जी, आपको पता है आपकी बनाई हुई कढ़ी पकोड़ा तो सबको बहुत पसंद है। इतना कहकर बड़ी बहू पलक अपने कमरे में चली जाती है। इधर सिया खाना बनाने में बहुत बिजी होती है। सिया को कुकिंग का बहुत शौक था, इसलिए खाने के मामले में वो हमेशा सबसे आगे रहती थी और उसके बनाए हुए खाने की सब बहुत प्रशंसा करते थे। थोड़ी ही देर में सिया खाना बनाकर सभी को परोसती है। सभी लोग खाना खाने आते हैं। अरे सिया, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो बहुत संतुष्टि मिलती है। दिन भर की सारी ऑफिस की थकान उतर जाती है। अरे हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। दरअसल सिया को खाने बनाने का बहुत शौक था। वो रोज रोज घर पर नई नई डिश बनाकर एक्सपेरिमेंट करती रहती थी और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि उसका किया हुआ एक्सपेरिमेंट सभी को बहुत पसंद आता है। सब उसकी खूब तारीफ किया करते थे। अरे भाई, सिया बहू तो सच में अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। अरे जो इसका बनाया हुआ खाना एक बार खा लेता है ना, तो बस बार बार सिया ही सिया पुकारता है। देखा नहीं पड़ोसन मानवी को, वो जब कीर्तन में आई थी तब उसने सिया के हाथ की बनी हुई खीर खाई थी। आज भी याद करती है उस खीर को। रमा देवी की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। ऐसे ही रमा देवी का पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि एक शाम सौम्या अपने घर के बाहर लगे हुए पौधों में पानी दे रही थी। तभी पड़ोसन मानवी वहां आती है और कहती है, अरे सौम्या बहू, तेरा गार्डन तो हर वक्त चहकता ही रहता है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी। तेरे गार्डन में तो फूल खिले ही रहते हैं और एक मेरा गार्डन है। मैं चाहे कितना ही अच्छा पौधा ले आऊं नर्सरी से, एक फूल तक नहीं आता उनपे, पहले ही सूख जाता है पौधा। आखिर हमें भी तो बता ना, तू इन पौधों में क्या डालती है? अरे मानवी काकी, पेड़ों का और पौधों का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों की तरह। इन्हें समय समय पर पानी देना होता है और ना कि हर वक्त पानी से भरकर छोड़ दो। कुछ पौधों को सिर्फ नमी चाहिए होती है और कुछ को दिन में तो सिर्फ एक बार पानी ही बहुत होता है। और फिर मैं तो अपने पौधों में अपने घर की बनाई हुई नीम की खली और गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। पड़ोसन सरला देवी और सौम्या आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सास रमा देवी वहां आकर कहती है, अरे मानवी बहन, ये तो हर वक्त अपने पेड़ों की चिंता में ही लगी रहती है। घर में जो भी सब्जियों के छिलके बचते हैं ना, सबको अलग अलग डिब्बों में भर के रख देती है और जब 10 से 12 दिन में वो सड़कर खाद बन जाए ना, उन्हीं को पानी छानकर इन पेड़ों में डालती है मेरी बहू। सही कहा रमा बहन तुमने, पर तुम देखो ना, तुम्हारी बहू की मेहनत तो बहुत अच्छा रंग लाती है। कितने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल खिले हैं, वरना मुझे देखो, मैं भी पिछले हफ्ते नर्सरी से 2-3 तरह के गुलाब के पौधे लेकर आई थी, दोनों के दोनों ही सूख गए। दरअसल सौम्या को गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसे खेती भी बहुत अच्छे से करनी आती थी, लेकिन यहाँ वो केवल सिर्फ फूल पौधे ही उगा रही थी। रमा देवी और सौम्या भी अपना काम खत्म करके घर के अंदर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात होती है, ननद कविता कॉलेज से अपने घर आती है, लेकिन वह थोड़ी सी उदास होती है। पलक भाभी, 4 दिन बाद मेरी फ्रेशर पार्टी है। सभी लड़कियों ने तो इतनी इतनी प्यारी ड्रेस बनवाई है और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है उनकी। मेरे पास ड्रेस तो हो गई है तैयार, लेकिन समझ नहीं आ रहा उस ड्रेस के ऊपर कौन सी ज्वेलरी पहनूं। मेरा तो अभी तक कुछ तय ही नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूंगी? अरे तुम इतना उदास क्यों होती हो? तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसी ज्वेलरी चाहिए, मैं वैसी ही बना दूंगी और फिर देखना हमारी प्यारी ननद जी सबसे अलग दिखेंगी। क्या सच में भाभी, आप मेरे लिए ज्वेलरी बना दोगे? भाभी, आप मुझे मेरी ज्वेलरी इतनी सुंदर बनाना कि मैं कॉलेज में सबसे अलग दिखूं और मेरी सारी घमंडी दोस्तें पूछती रह जाएं कि ज्वेलरी मैंने कौन से ज्वेलर से ली है। कविता की बात सुनकर पलक हंसने लग जाती है। जिसके बाद कविता अपने फोन में से कुछ फोटोज निकालकर ज्वेलरी की अपनी भाभी पलक को दिखाती है। अरे बस नैना जी, मैं समझ गई, आप समझो आपका काम हो गया है। मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही ज्वेलरी बना कर दूंगी और देखना मिस फ्रेशर का अवार्ड तो आपको ही मिलेगा। भाभी पलक की बात सुनकर कविता बहुत खुश हो जाती है। फ्रेशर पार्टी में सिर्फ 3-4 दिन ही बचे होते हैं।
पायल और पलक दोनों शॉपिंग के लिए मार्केट चले जाते हैं। पलक एक कॉस्मेटिक वाली शॉप पर जाती है जहाँ से वो ज्वेलरी मेकिंग का छोटा मोटा सारा सामान ले लेती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों ननद भाभी घर वापस आ जाती हैं। पलक अपनी ननद कविता के लिए ज्वेलरी बना ही रही होती है, तभी उनकी पड़ोसन मानवी देवी आ जाती है। अरे पलक बहू, तुम्हें तो पता ही है कि कॉलेज वालों ने ये जो फ्रेशर पार्टी करी है उसी के लिए मुझे इस निक्की के लिए कुछ ज्वेलरी बनवानी थी। भाई बाहर बाजार में तो देखो ज्वेलरी के दाम आसमान छू रहे हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि नकली ज्वेलरी भी आजकल असली सोने को मात दे रही है। बहू अगर तेरे पास थोड़ी सी फुर्सत है तो तू अपनी ननद कविता के साथ साथ निक्की की भी ज्वेलरी बना दे। बहू अपनी तो घर की सी ही बात है, थोड़ा सा टाइम निकाल ले। काकी मैं ज्वेलरी तो बना दी थी लेकिन अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप देख रहे हो ना, घर में इतने सारे लोग हैं, सबके कपड़े खाना सारी जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। और फिर मैंने अभी अभी कविता की ज्वेलरी का काम लिया है, इसमें भी बहुत समय लगेगा। और इस मैडम ने तो बहुत ही मुश्किल डिजाइन चुना है, इसी डिजाइन को बनाने के लिए मुझे पूरी रात दिन जागकर काम करना पड़ेगा। इतना कहकर पलक मानवी देवी को वहां से समझाकर विदा कर देती है। थोड़े ही दिन बाद कविता की ज्वेलरी भी बनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह भाभी, मैंने तो सोचा भी नहीं था आप इतना प्यारा नेकलेस बना देंगी। मैंने तो सच में नहीं सोचा था। यह तो उस फोटो वाली ज्वेलरी से भी काफी अच्छा लग रहा है। देखना देखना, अब मिस फ्रेशर का खिताब तो मुझे ही मिलेगा। दोनों वहाँ बातें कर ही रही थी कि तभी सिया और सौम्या भी वहाँ आ जाती हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत सुंदर नेकलेस बनाया है। और मेरे कजन की शादी है ना, तो मेरे पास साड़ियाँ तो बहुत है। आप प्लीज मेरे लिए उनके मैचिंग की ज्वेलरी बना दोगी? लगता है हमारी बड़ी भाभी को तो शॉप खोल लेनी चाहिए। जिसके बाद सभी हंसने लग जाते हैं, घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। तभी सौम्या कहती है, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है तुमने। पलक दीदी तो इतनी अच्छी ज्वेलरी बनाती है कि उनके टक्कर की ज्वेलरी आसपास की ज्वेलरी शॉप्स पर भी नहीं मिलेंगी। और जब हमारे घर पे ही डिजाइनर बैठा है तो हम बाहर क्यों जाए? ऐसे ही सभी फिर हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फ्रेशर पार्टी का दिन भी आ जाता है, जिसके बाद ननद कविता अपनी भाभी की बनाई हुई ज्वेलरी और सुंदर सा गाउन पहनकर अपनी पार्टी में चली जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। पलक वापस घर की तरफ आ ही रही होती है। वो आकर अपनी मम्मी और भाभीओं को सारी बातें बताती है। अरे मम्मी, तुम्हें पता है आज सारी लड़कियां मुझसे जल रही थी। सभी पूछ रही थी कि ये नेकलेस मैंने कौन सी शॉप से लिया है। तो फिर तुमने क्या कहा बेटा? तुमने बताया नहीं कि यह नेकलेस तो तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी ने ही डिजाइन करी है? हाँ मम्मी, मैंने बिल्कुल सही बताया उनको भी। मैंने कह दिया कि यह डिजाइन मेरी भाभी ने बनाया है और वो सिर्फ मेरे लिए ही डिजाइन बनाती है, किसी और के लिए नहीं। कविता की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात होती है, सौम्या घर में कुछ बचे हुए टमाटर जो कि खराब पड़ जाते हैं उन्हें उनके बीच एक क्यारी में डाल देती है। कुछ दिनों बाद वहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे टमाटर के पौधे लग जाते हैं, जिस पर काफी छोटे छोटे और सुंदर सुंदर लाल लाल टमाटर लग जाते हैं। अरे वाह बहू, तुमने तो फूलों के साथ साथ टमाटर की भी खेती तैयार कर ली। हाँ पापा जी, घर में टमाटर खराब ही हो रहे थे तो मैंने यहाँ क्यारियों में लगा दिए और यह टमाटर के बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो ना कितनी जल्दी पौधे निकल आए और टमाटर भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे सौम्या भाभी, आपके टमाटर तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया स्वाद है भाई उनका। कल रात मैंने रोटी के साथ सलाद में टमाटर खाए थे, सच में बहुत बढ़िया स्वाद था उनका। अरे सौम्या, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। तुम तो गलती से भी कोई बीज यहाँ वहाँ डाल दो ना तो भी तुम्हारा पौधा बनकर तैयार ही हो जाता है। अरे देवरानी के हाथ में कोई जादू नहीं है, ये तो उनकी अच्छी खासी नॉलेज है पेड़ पौधों को कैसे लगाना है कैसे नहीं। और मैं तो कह रही हूँ अगर ये अपना व्यापार शुरू कर देना तो देखना यहाँ सब लोग हमसे ऑर्गेनिक सब्जी खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। पलक की यह बात सुनकर सभी लोग काफी हंसने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पड़ोसन की बहू माया सौम्या के घर के आगे से गुजरती है। अरे आ जाओ माया बहन, आज कैसे आना हुआ? तुम तो कभी दिखाई भी नहीं देती आजकल। अरे बहन कुछ नहीं, वो सब्जी वाला इतनी देर से घर के सामने खड़ा था, मुझे उससे टमाटर लेने थे पर मुझे उसकी आवाज ही सुनाई नहीं दी। जब तक आई तब तक वो जा चुका था। माया सौम्या से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर सौम्या के घर के बाहर गमलों पर जाती है, जिन पर काफी लाल लाल टमाटर बहुत अच्छे लग रहे थे। अरे सौम्या, तूने तो कमाल कर रखा है भाई। अभी तक तो तुम्हारे पौधों की सिर्फ मोहल्लों में खुशबू बिखरी रहती थी और अब तो तूने सब्जियां भी लगानी शुरू कर दी। जरा देखो तो इन छोटे छोटे पौधों पर कितने अच्छे अच्छे टमाटर लग रहे हैं। अरे क्या तुम सब्जी वाले को भी पीछे कर रही हो?
अरे नहीं नहीं बहन, तुम अभी रुको, मैं तुम्हें अभी टमाटर तोड़ कर देती हूँ। सौम्या फिर माया को बहुत ताजा ताजा लाल लाल टमाटर तोड़ कर देती है। वैसे सौम्या, अगर तुम थोड़ी सी जगह और साफ कर लो ना तो यहाँ और भी सब्जियों के पौधे लगा सकती हो, और तुम्हें तो बहुत अच्छी नॉलेज है खेती बाड़ी के बारे में। यह कहकर माया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सिया के सगे भाई की शादी होती है। अमित भैया की शादी में मुश्किल से 10 दिन ही बचे हैं और आप हो कि अभी तक ऑफिस से फ्री ही नहीं हुए। अरे मुझे अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है। कपड़े तो हमने फिर भी ले लिए, आपका तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मुझे तो कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी भी तो लेनी पड़ेगी ना। कहीं चूड़ियाँ, कहीं नेकलेस, ये सारी चीजें लेने में बहुत टाइम लग जाता है। अरे यार, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, जल्दी से शॉपिंग पर ले चलो तुम्हें भी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा। इस संडे हम पक्का चलेंगे। यह कहकर सुमित ऑफिस में चला जाता है कि तभी सौम्या वहाँ आ जाती है। अरे तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? जब हमारे घर में ही ज्वेलरी डिजाइनर है तो तुम सुमित के साथ शॉपिंग का इंतजार क्यों कर रही हो भला? सिया और सौम्या वहाँ बात कर ही रही थी कि इतने में पलक आ जाती है। सौम्या बिल्कुल सही कह रही है, चलो तुम मेरे साथ बाजार चलो और मुझे बता दो पहले तुम्हें किस तरह की ज्वेलरी बनवानी है, उसके हिसाब से हम छोटा मोटा जो सामान लगेगा वो लेकर आते हैं। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी बाजार जाने के लिए वहाँ से निकल जाती हैं, जहाँ वो फिर से कॉस्मेटिक की शॉप पे जाते हैं। फिर वहाँ से ज्वेलरी मेकिंग का सारा सामान लेते हैं। सारी चीजें खरीद कर वो घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद पलक दिन रात मेहनत करके सिया के लिए खूबसूरत सा ज्वेलरी डिजाइन करती है। वो छोटे छोटे नेकलेस और इयररिंग्स के काफी सारे पेयर बनाकर सिया के लिए तैयार कर लेती है। 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार ज्वेलरी बनकर भी तैयार हो जाती है। दीदी आपने तो कमाल ही कर दिया, कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी बनाई है आपने। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पलक की बनाई हुई ज्वेलरी सुमित और सिया को बहुत पसंद आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित और सिया दोनों अपने कजिन ब्रदर की शादी के लिए घर से निकल जाते हैं। शादी में वो लोग काफी एंजॉय कर वापस घर आते हैं। जिसके कुछ दिन बाद ही और रमा देवी और मनमोहन की सालगिरह का दिन भी आ जाता है। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं और अपने सास ससुर को उनके सालगिरह पर शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद पलक कहती है, मम्मी पापा आपको आपके एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताए आज क्या स्पेशल करा जाए, कहीं बाहर घूमने चले? अरे बहू तुम भी इस उम्र में क्या अब एनिवर्सरी मनाते हुए अच्छे लगेंगे, घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं बेटा। माँ जी आपने तो बिल्कुल सही कहा, मैं अभी घर पर सबकी पसंद का खाना बना लेती हूँ, रात को सब मिलकर केक कटिंग कर लेंगे। हाँ सिया सही कह रही है, और वैसे भी जिसके घर पर ही शेफ बहू हो तो उसे बाहर डिनर करने की क्या जरूरत। यह सुनकर फिर से घर में हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। थोड़ी ही देर के बाद सिया किचन में चली जाती है और लंच बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वो बहुत तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती है और अपने पति और देवर के टिफिन में भी खाना पैक कर देती है। ऑफिस में जब सुमित खाना खाने के लिए बैठता है तभी उसका दोस्त समय वहाँ पर आता है। यार आज लंच में तू क्या लेकर आया है? बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, जरा देखो तो मैं, भाभी ने आज क्या बनाया है। इतना कहते ही समय ने सुमित का लंच बॉक्स खोला और खाना शुरू कर दिया। सारा खाना खत्म करने के बाद, अरे यार तेरी बीवी तो मास्टर शेफ है, इतना टेस्टी खाना बनाया, सच में मजा आ गया है ऐसा खाना खाकर। तो इसके आगे तो 5 स्टार होटल का खाना भी फेल है। अरे तू सच में अपनी बीवी से बोलना हमारे लिए भी टिफिन बनाकर पैक करके भेजे, फूड सर्विस क्यों नहीं शुरू कर देती भाभी? मैं तो कहता हूँ तुम्हारा बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। समय की बात सुनकर सुमित हंस देता है। आखिर अभी तक सभी लोग अपनी अपनी बीवी के टैलेंट को हल्के में ही तो ले रहे थे। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं अपने सास के पास बैठी होती हैं कि तभी सिया के दिमाग में कुछ बात चल रही होती है। तो वह सभी से कहती है, अरे देखो जो औरतें बिजनेस करती हैं, खुद कमाती हैं, खुद मजे लेती हैं, कितनी अच्छा लाइफ जी रही होंगी ना। बड़ी बड़ी कारों में घूमती हैं। बिजनेस वुमेन तो सोसाइटी में अलग अलग पहचान भी तो मिलती है, और साथ में महंगे फोन, महंगी गाड़ी, और एक हम हैं जो अभी तक बस घर की 4 दीवारी तक सीमित है। अरे दीदी यह लोग तो टैलेंटेड है। दूसरा महंगे कॉलेजों से इन्होंने काफी अच्छी अच्छी डिग्री ले रखी है और परिवार का सपोर्ट भी है इनके साथ, तभी तो ये लोग आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो इनकी लाइफ तो सेट है भाई, इनको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। दोनों बहुओं की बात सुनकर सास रमा देवी कहती है, वैसे बहुओं टैलेंट की कमी तो तुम तीनों में भी नहीं है। अगर तुम तीनों चाहो तो बिजनेस वुमन बन सकती हो, अपना व्यापार चला सकती हो। अरे माँ जी अभी आप ही देखो ना, मानवी काकी पिछले हफ्ते ही अपनी ज्वेलरी बनवाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। बड़े बड़े ऑर्डर तो मैं कैसे ही संभालूंगी। अरे बहू समय तो सभी के पास वही 24 घंटे ही होते हैं। और एक बात बोलूं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो।
ये सब बातें सुनकर कविता भी बाहर आकर बैठ जाती है और सभी से कहती है, अरे भाभी आप काम शुरू करके तो देखो, बाकी मैं और मम्मी है ना, आपको हौसला देते रहेंगे और बाकी काम में भी मैं और मम्मी आपके साथ मिलकर करेंगे। आप काम तो शुरू करो, देखना सब अपने आप होता चला जाएगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, बड़ी भाभी ज्वेलरी मेकिंग में अच्छी एक्सपर्ट है तो मैं खेती बाड़ी का काम देख लूंगी और सिया को तो खाना बनाना बहुत ही अच्छा आता है। तभी सौम्या कहती है, अरे काम तो हम शुरू कर लेंगे लेकिन हमें ऑर्डर देगा कौन? इतने में ही सुमित वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, सिया तुम ऑर्डर की टेंशन मत लो, पास वाला जो प्ले स्कूल है ना, मैं उसके मालिक को जानता हूँ। वहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं, शुरुआत में हम ट्रायल के लिए बस 10-15 बच्चों का खाना बना कर देंगे। अगर उन्हें हमारा खाना पसंद आया तो हम और खाना भेज देंगे फिर। और पलक बहू तू शुरुआत अपने मोहल्ले से ही कर, मानवी को फोन कर और उसको बोल कि तू उसकी सारी ज्वेलरी बनाकर दे देगी। और हाँ सौम्या, मेरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जान पहचान है, तो तुम अपने घर वाली जगह को खाली करके साफ कर लेना और उसमें सब्जियां उगा लो। हम उसी में छोटे मोटे पौधे लगाकर बिजनेस शुरू करेंगे। बहुओं को काम करने का हौसला मिल जाता है। इसी तरह अपने अपने काम में सभी तीनों बहुएं लग जाती हैं। सौम्या घर के आगे वाली जगह को साफ कर उसमें बहुत सारी सब्जियों के पौधे लगा देती है। गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरे टमाटर, आलू, सभी सब्जियां लगा देती है। उधर सिया भी अपना कुकिंग का काम शुरू कर देती है। डिलीवरी का काम सुमित संभाल लेता है। धीरे धीरे तीनों बहुओं का काम चल जाता है और पूरे परिवार को समझ आ जाता है कि अगर साथ हो तो सपना भी साकार हो सकता है। तभी एक दिन सुमित सिया से कहता है, सिया कल तुमने जो खाना बनाया था ना, वह हॉस्टल के बच्चों को काफी पसंद आया है। और जो मेरा दोस्त है वो कह रहा था कि वो अपने पुराने कुक से बहुत ज्यादा ही परेशान है। वो बहुत बुरा खाना बनाता है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला, जिससे बच्चों का पेट खराब हो जाता है। तो इसीलिए वो किसी अच्छे फूड केटरिंग वाले को ढूंढ रहा है। तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। कल से तुम्हें उन 50 बच्चों के लिए ऑर्डर तैयार करना है। इतने में ही कविता वहाँ आ जाती है। हाँ भाभी आप शुरुआत तो करो, मैं और मम्मी आपके साथ मिलकर सब्जियां कटवा देंगे और खाना भी बनवा देंगे। जिसके बाद अगले दिन सुबह ही कविता, रमा देवी और सिया मिल 50 बच्चों के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। धीरे धीरे बीतते समय के साथ भी लोगों को उनकी फूड सर्विस के बारे में पता चलने लग गया था। उधर कुछ दिनों के बाद सौम्या की भी सब्जियां उगकर तैयार हो गई थी। अब उन पर भी बहुत अच्छी और ताजी फसल लगी हुई थी। अरे सौम्या बहू, कितनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी उगाई है तुमने। तुम्हारे घर के सामने तो ताजी सब्जियां और भी सुंदर लग रही है। अब तो मैं मंडी से सब्जी लेकर ही नहीं आऊंगी, सारी सब्जी यहीं से लेकर जाया करूंगी। अरे हाँ काकी, आपको जो भी सब्जी चाहिएगी आप मुझसे बता देना, मैं वो सारी सब्जियां पैक कर आपको दे दूंगी। इतना सुनने के बाद माया देवी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें सौम्या की सब्जी खरीदने के लिए आने लगती हैं। कुछ ही दिनों के बाद सौम्या और जमीन किराए पर ले लेती है और 2-4 मजदूरों के साथ मिलकर उस पर सब्जियां उगाती है और उन्हें मंडी में सप्लाई करना शुरू कर देती है। अरे सौम्या, तुम्हें पता है मंडी में हमारी सब्जियों की बहुत डिमांड है। आज तो 3-4 घरों से शादी का ऑर्डर भी आया था सब्जियों का। उन सबको सिर्फ हमसे ही सब्जी खरीदनी थी। शामू काका कह रहे थे कि सिया बिटिया की सारी सब्जियां ऑर्गेनिक है, इसलिए तो लोग घंटों इंतजार करते हैं तुम्हारी सब्जियों की। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल से हम और जल्दी उठेंगे ताकि सारी सब्जियां समय पर सप्लाई हो सके। इस तरह इनका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पलक की बनाई हुई ज्वेलरी की प्रशंसा भी अब चारों तरफ होने लगी थी। अरे मानवी काकी, आपने जो गले में पेंडेंट पहन रखा है वो तो बहुत प्यारा लग रहा है, कहाँ से बनवाया? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, पलक बहू ने अब ज्वेलरी की शॉप खोल ली है। पहले तो वो किसी के ऑर्डर नहीं लेती थी ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन अब तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाती है। देख, निकिता के लिए भी उसने कितना प्यारा गले का सेट बनाया है और मैं तो इसे अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए संभाल कर रखूंगी। इतना कहने की ही देर थी, जिसके बाद कुछ और औरतें पड़ोस की पलक के पास आती हैं और वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज अपने घर पर अपने साथ लेकर आती हैं। तीनों देवरानी जेठानियों का व्यापार जैसे आसमान छूने लगता है। आज सिया को एक इंटरनेशनल स्कूल से बड़ा ऑर्डर भी मिलता है, जिसमें उसे पूरे 500 लंच बॉक्स का ऑर्डर मिला था। सुमित जी, हम अकेले तो 500 लोगों का खाना नहीं बना सकते ना, इसके लिए मुझे एक टीम चाहिएगी। अरे मुझे पता है सिया, इसीलिए तो मैंने उनसे पहले ही 10 दिनों का समय मांग लिया था कि हम 10 दिन के बाद ही आपको ऑर्डर सप्लाई करेंगे। एक साथ इतने बड़े ऑर्डर को हैंडल करने के लिए सिया को कुछ लोगों की जरूरत थी। वो फटाफट मोहल्ले में जाती है, कुछ लड़कियों को अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर लेती है। कुछ लड़कियां जो पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करना चाहती हो, वो सब सिया के साथ काम करने लगी, जिसके लिए वह सुबह 8 से 11 बजे तक सिया के साथ खाना बनाने में उनकी मदद करेंगी।
धीरे धीरे समय के साथ शादी ब्याह के ऑर्डर भी उन्हें मिलने लग गए थे। सिया का नाम अब उन टॉप महिलाओं में गिना जाने लगा था जो कि अब 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ के बराबर मानी जाती है। वहीं पलक के बनाए हुए ज्वेलरीज के डिजाइन अब गली गली और मोहल्ले से निकलकर शहर में भी फैल चुके थे। एक दिन पलक और प्रतीक अपने कमरे में बैठे बात कर रहे थे कि तभी पलक कहती है, अरे देखो इनके रेट तो देखो, 5,000 कोई 15,000। जहाँ तक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ ना, इनको बनाने में कम से कम बस 1500 की ही लागत आई होगी, लेकिन इनके रेट तो देखो कितने आसमान छू रहे हैं। पलक, क्यों ना हम अपना काम ऑनलाइन शुरू कर दें और इससे सस्ते दामों में बेचेंगे तो लोग हमसे जरूर ही खरीदेंगे। हाँ, ये आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है। चलो आज से ही शुरू करते हैं, शुभ काम में देरी कैसी। इसी तरह पलक और प्रतीक ने मिलकर अपना एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज खोला, जिसके बाद वे अपने सारे डिजाइन उस पर अपलोड कर देते हैं। इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह प्रतीक जैसे ही सुबह उठकर अपना फोन चेक करता है तो उस पर ऑर्डर्स की भरमार लगी होती है। यह देखकर पूरी फैमिली खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, इतने सारे ऑर्डर्स तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, लेकिन अब मैं इतना सारा काम एक साथ कैसे करूंगी? प्रतीक जी, मुझसे अकेले नहीं होगा। तभी कविता आगे आके कहती है, अरे भाभी आप परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना। सच्ची बताऊं तो मेरा भी इंटरेस्ट बहुत है इस ज्वेलरी मेकिंग वाले फील्ड में, तो मैं आपके साथ काम करूंगी तो मैं भी कुछ सीख लूंगी। जिसके बाद दोनों ननद भाभी मिलकर आए हुए ऑर्डर्स को पूरा करते हैं और उन्हें पैक करके पार्सल कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पलक के पास एक फोन आता है। हेलो मैम, मैंने आपके बहुत से डिजाइन देखे हैं, मुझे आपके डिजाइन बहुत पसंद है। कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कम बजट में मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा ब्राइडल नेकलेस और पूरी ज्वेलरी तैयार कर देंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे जैसा आपको ब्राइडल सेट चाहिए उसकी आप मुझे इमेज दे दो रेफरेंस के लिए। मैं 4-5 दिनों में आपको डिलीवरी करवा दूंगी। क्लाइंट रेफरेंस भेज देती है। पलक अपनी टीम के साथ अपना काम शुरू कर देती है। कुछ ही दिन में वह ऑर्डर पार्सल करवा देती है। क्लाइंट को उसका ऑर्डर बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वह उसको तुरंत 5 लाख की पेमेंट कर देती है। अब इसी तरह पलक का व्यापार भी काफी अच्छा चलने लग जाता है। उसे दिन पर दिन ऑर्डर्स काफी अच्छे मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सौम्या भी, जिसने घर के पास तो अपनी खेती बाड़ी कर ही रखी थी, बल्कि और भी किराए पर जमीन लेकर वहाँ पे भी उसने अच्छी मात्रा में उत्पादन करी थी। सर्दियों में उसने गेहूं उगाया था, तो गर्मियों में धान के साथ साथ खरबूज, तरबूज, ककड़ी जैसी फसलें भी लगाई थी, जिसे उसने ऑर्गेनिक तरीकों से उगाया था, जो लोग काफी पसंद कर रहे थे। कुछ समय के बाद ही तीनों बहुओं का व्यापार आसमान छूने लगता है, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। उन सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे फोन, ब्रांडेड गाड़ियां और बहुत बड़ा बंगला होता है, जिसके बाद वह सभी हंसी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं। याद रखिए, परिवार का एक भी इंसान या फिर पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है तो यकीनन आप इस दुनिया में सबसे मजबूत है। अपने टैलेंट को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, बाहर निकलिए, व्यापार कीजिए, पैसे कमाइए, घूमिए फिरिए। अगर आपको लगता है आप किसी फील्ड में अच्छा कर सकती हैं तो रुकिए मत, आगे बढ़िए।